सुप्रीम कोर्ट ने संभल के जामा मस्जिद विवाद को लेकर के एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी और कोई नया सर्वे नहीं होगा। जो सर्वे की रिपोर्ट है वो भी पब्लिक नहीं की जाएगी जब तक इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपनी राय नहीं प्रकट कर देता। जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट राहत के लिए पहुंची थी, उनसे भी कहा गया है कि इस केस को बाद में सुना जाएगा, पहले आपको अप्रोच करना होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय को। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी गौरव देंगे। गौरव, हम पहले यही जानना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाकर्ता पहुंचे हैं अंजुमन इंतजामिया कमेटी के, उनकी याचिका में क्या क्या चीज़ें थी और क्या उस याचिका का कोई प्रतिवाद भी किया गया? दूसरे पक्ष ने भी कुछ कहा क्या? जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी तरफ से ये 3 मांगे थी मेन। उसमें एक मांग ये थी कि सर्वे पर रोक लगाई, जो निचली अदालत के आदेश था कि सर्वे किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। दूसरा ये कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है वो सीलबंद हो, उसको पब्लिक न किया जाए। और तीसरा ये था कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, यथास्थिति को बनाए कायम रखा किया जाए। जाए। तो ये 3 मांग थी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मस्जिद का जो इंतजामिया कमेटी उसकी ओर से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जो कि सीजेआई हैं और जस्टिस संजय कुमार ने सुनवाई की और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि हम मेरिट पर सवाल नहीं करेंगे। जो भी सुनवाई हुई कोर्ट ने किस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि आप सर्वे करने का आदेश दिया, उस पर नहीं करेंगे, वो हाई कोर्ट देखेगी। आप लोग हाई कोर्ट जाइए। सीजीआई ने जो पहली टिप्पणी की वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से किया। उन्होंने जिला प्रशासन के जो वकील थे वहां पर उनसे ये कहा कि ये सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि शांति व्यवस्था वहां पर, कानून का शासन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे वहां पर। ये इसके लिए जो भी इंतजाम आपको करना वो करिए। आप सभी जो पक्ष हैं, सभी दल हैं, उनके साथ मिलिए, कमेटी बनाइए और ये सुनिश्चित करिए कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे। दूसरी चीज जो कही, उन्होंने ये कहा कि जो सर्वे वाली टीम थी उसने जो रिपोर्ट पाई है, जो सर्वे किया गया है, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, उसको जमा किया जाएगा। वो जमा कर दें, सीलबंद कवर में रहेगा। जो हाई कोर्ट इस पर डिसीजन जो भी लेगा वो उसके हिसाब से आगे चीजें होंगी। तीसरा वही ये कि हाई कोर्ट आप जाइए, हाई कोर्ट में मामला लिस्ट होगा, फिर उसके बाद वो तय करेंगे कि जो ट्रायल कोर्ट मतलब आगे किस तरह से कार्रवाई। ट्रायल कोर्ट के आगे किसी भी तरह के एक्शन लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 8 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इंतजामिया कमेटी से कि आप जाइए हाई कोर्ट को ये कहा है कि आप 3 दिन में इनके मामले को सुनिए। फिर 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख इसी मामले, ये मामला भी खत्म नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो याचिका लगाई गई थी पेंडिंग रखा है। सीजीआई ने कहा कि मामला पेंडिंग रहेगा, खत्म नहीं हो रहा है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट इस मामले पर जो भी आगे निर्णय लेगा फिर उसके हिसाब से ट्रायल कोर्ट या जो भी उसमें होगा वो चीजें होंगी। फिर 8 जनवरी को हम लोग बैठेंगे। ठीक है, तो मतलब आप एक बड़ी राहत है जो मस्जिद कमेटी है उनके लिए, क्योंकि आपने ये भी देखा कि सर्वे के 2 दौर हुए वहाँ पे, और जो सर्वे का जो दूसरा चरण था 24 तारीख को, उस वक्त तो भारी हिंसा हुई, 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 4 बुलेट वुंड्स हैं। तो पुलिस का तो लगातार यही कहना है कि हमने गोली नहीं चलाई है, लेकिन 4 लोगों को गोली लगी है और उनकी मौत हुई है। तो उस माहौल में तनाव को थोड़ा कम करने में मुझे लगता है इससे मदद मिल जाएगी। बिल्कुल। और इसको लेकर जो मुस्लिम पक्ष है और जो विपक्ष के नेता उनकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक जो अभी हम बात कर रहे हैं ये जमीन के, ये मस्जिद के सर्वे की बात हो गई, बट जो फायरिंग हुई है, जो 4 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर भी कुछ लोगों ने हाईकोर्ट को अप्रोच किया था और ये मांग की गई थी कि कुछ लोगों ने कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जैसे, कुछ लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जैसे जांच कराई जाए। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के देवेंद्र अरोड़ा, उनकी निगरानी में एक कमेटी बनाई है जो ये जांच करेगी कि ये पूरा जो मामला हुआ था, जो 24 नवंबर की सुबह हुआ, वो सब कैसे हुआ और भविष्य में इस तरह की इन चीजों को रोकने के लिए किस तरह से मतलब पॉलिसीज बनाई जाए या किस तरह से काम किया जाए। तो एक बनाया। हालांकि समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं स्थानीय जियाउर रहमान बर्क, उनने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए। मतलब बर्क का मोरलेस कहना ये है कि वो चाहते हैं कि जांच ऐसी हो जिसका यूपी पे कोई मतलब बेरिंग ना हो, मतलब उनका उत्तर प्रदेश के प्रशासन या न्याय व्यवस्था से कोई संबंध ना हो। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में रिटायर्ड जज हैं, हालांकि वो उनकी कमेटी बनाई गई, तो उसमें भी एक रिटायर्ड आईएएस है अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन, ये इस कमेटी के सदस्य हैं और गृह विभाग की ओर से यह सूचना जारी की गई है। इसमें 4 पॉइंट पर जांच के निर्देश दिए गए कि हिंसा प्लान्ड थी या अचानक हुई है, और जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से हिंसा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या प्रबंध किए गए थे,
और उन कारणों को आइडेंटिफाई करना जिनकी वजह से ये हिंसा हुई और आगे इस तरह की चीजें ना हो, तो फिर उसके लिए क्या हाँ, क्योंकि अभी मतलब सबसे बड़ा सवाल तो एक तो वो जो विवाद चल ही रहा है उस टाइटल सूट को लेकर के, और अब दूसरा संभल के सामने बड़ा प्रश्न ये है कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, गोली चलाई किसने, क्योंकि लोग तो मरे हैं और परिवार वालों का कहना है वो कुछ दरोगा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ पुलिस पे लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक यही मेंटेन किया था कि हम हथियार लेके गए थे लेकिन हमारा हथियार चला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मतलब प्रदर्शनकारियों में या जो कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोग थे उनमें भय पैदा करने के लिए हथियार ले जाया गया। तो जो चलाया गया है वो है पैलेट गन। तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ पैलेट फायर किया है, गोली हमने नहीं चलाई है। उन्होंने कहा, उनका ये भी दावा है कि वहाँ से हथियार वगैरह बरामद हुए। तो हमें देखना है कि मामला कहाँ जाता है। एक्सप्रेस में मैंने इंडियन एक्सप्रेस में मैंने दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें देखी। एक गौरव आप याद कीजिए कि जब सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके बाद में चौक चौराहे पे वो लगाई गई थी तस्वीरें और नाम, और उसके नीचे कि इनसे इतनी भरपाई की जानी है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में केस गया तो उत्तर प्रदेश सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से स्टे नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई कानून तो है नहीं जिसके तहत आप ये कर रहे हैं। फिर सरकार एक ऑर्डिनेंस भी लेके आई। संभल को लेके भी वैसी बात की जा रही है। हाँ, कुछ पोस्टर भी जारी किए तब संभल पुलिस ने बाकायदे सोशल मीडिया पर भी जारी किए हैं और वो मीडिया में भी छपा है सब जगह पर। इसमें जो लोग उस पत्थरबाजी में दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आगजनी या फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ने नकाब बांधे हुए, कुछ पत्थर फेंक रहे हैं, उनके चेहरे खुले हुए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी और ये बताने के लिए भी कि हम आपको पहचान कर रहे हैं, क्योंकि उस पूरे दौरान सीसीटीवी, ड्रोन और बाकी पुलिस ने अपने इंतजाम कर रखे थे। और कल मैं सुन रहा था बाइट जिला प्रशासन की ओर से, तो ये भी कहा गया कि हमको अंदेशा था कि इनपुट थे। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये आपका जो है खुफिया विभाग का जो है ये फेल्योर है कि आपको पता नहीं चला, इतने बड़े स्तर पर इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, कि आपको अंदाजा नहीं था, तो उनका ये कहना था कि अंदाजा था, हमको पता था, इसलिए हमारी तरफ से भी इंतजाम किए गए थे, हमने इसको इस वजह से। तो फिर वो पोस्टर जारी हुए और उसमें कुछ लोगों का भी नाम भी लिखा हुआ था, जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, तो उनने उनका नाम पता लिखा हुआ था, ये इनका नाम है, ये इनके पिता का नाम है, यहाँ के रहने वाले हैं। तो इस तरह के संभल पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर भी जारी किए गए हैं पोस्टर। तभी हमको देखना है कि वहाँ लगते हैं नहीं। और दूसरी खबर एक्सप्रेस पर जो हमको नजर आई, जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे पढ़ने में और लोगों को भी बड़ी दिलचस्प लगी, दीप्तिमान तिवारी जी ने वो लेख लिखा है और वो बता रहे हैं कि इस विवाद की मतलब जड़ को उन्होंने टटोला है कि ये पूरा फसाद मतलब ये तो चलिए बहुत पहले से चल रहा है कि हरिहर मंदिर है या मस्जिद है, लेकिन ये जो इमीडिएट ट्रिगर किसने दबाया है वहाँ पे, तो एक नाम सामने आया कि एक कोई कैला देवी मंदिर है वहाँ, और कोई वहाँ महंत ऋषिराज गिरी हैं। ऋषिराज गिरी कैला देवी 47 साल के हैं। इसी रिपोर्ट में मैंने भी पढ़ा वो रिपोर्ट, तो उसमें कैला, और उनका ये कहना है कि हमने ये अचानक से नहीं किया, हम इस पर लगातार कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे किताबें, और उनमें उन्होंने जो 150 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी उसका, और 2 किताबों का भी जिक्र किया, जो 95 पेज का उन्होंने याचिका दायर, कुल 8 याचिका करता है उसमें 3 नंबर के याचिका करता है ऋषिराज है, और बाकी 2 विष्णु शंकर जैन उनके पिता भी हैं, तो वो लोग भी याचिका करता है। हरिशंकर जैन पिटिशनर नंबर 1 है, और विष्णु जैन भी हैं जो उनके बेटे, जिनको आप देखते हैं लगातार, क्योंकि वो अलग अलग वजहों से भी चर्चा में रहते हैं, चाहे वो ज्ञानवापी हो, फिर वो कासिम मथुरा, ऐसे सिमिलर केसेस उन्होंने फाइल किए कई सारे। तो इन लोगों ने पिटीशन फाइल की। उनका ये कहना है कि मैं जब ये सारी चीजें मुझे मिली, तो फिर मैंने, जब ये मथुरा वाला चीजें चल रहा था, तो भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर मैंने उनको दिया, फिर हरिशंकर जैन को अपना रिसर्च दिया। हाँ, हरिशंकर जैन का कहना है कि हमने भी सब चीजों को देखा, फिर उसके बाद हमने जो है ये फाइल किया 19 जुलाई को, और 19 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में ये जाती 95 पेज की याचिका। 12 बजे सुनवाई शुरू होती है, 2:30 बजे कोर्ट की ओर से ये ऑर्डर आ जाता है कि आप जाइए सर्वे, एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति भी होती है। और मैं वही कह रहा हूँ गौरव कि जिस स्पीड के साथ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कम से कम जो दीप्तिमान जी के आर्टिकल में हमको दिखता है 12 बजे पिटीशन लगती है ना, 2:38 पर आदेश आ जाता है। सरकारी वकील है प्रिंस शर्मा, वो थे वहाँ पे, वो आपत्ति लेते नहीं है, दूसरा पक्ष तो था ही नहीं। और उसमें एक ट्रिविया ये भी शेयर किया गया, प्रिंस शर्मा के पिता हैं वो जो वकील हैं, वो भी वकील हैं और वो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी हैं। खैर, कोर्ट अपॉइंट करता है रमेश राघव को एडवोकेट कमिश्नर, और कोर्ट कहता है कि आप 29 तक के यहाँ पे रिपोर्ट जमा कीजिएगा, लेकिन बताता नहीं है कि आपको सर्वे करना कब है।
तो अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि आप 29 तारीख तक करिए, तो इसका तो फिर कभी भी उसके बीच में आप जाकर के कभी भी सर्वे कर सकते हैं। और जो तुरंत इंस्पेक्शन की मांग भी की गई उनकी ओर से कि हम तुरंत चाहते हैं, इस वजह से कि विष्णु शंकर जैन की ओर से भी ये कहा गया, रमेश राघव की ओर से भी ये कहा गया कि हम चाहते थे कि तुरंत इसलिए भी हो जाए ताकि छेड़छाड़ न हो, यथास्थिति जो है वो बदली ना जाए। सरप्राइज सर्वे एक तरीके से हो जाए कि किसी को पता न चले और यथास्थिति बरकरार रहे। तो उस वजह से भी इनका ये कहना है कि हमने तुरंत तेजी दिखाई। तो रमेश राघव तुरंत जाते हैं डीएम ऑफिस, वहां से वो तुरंत तेजी प्रशासन की भी आप देखिए ना, 2:38 पे तो आपको ऑर्डर ही हाथ पे मिला है, उसके बाद किसी को जाना पड़ेगा डीएम कार्यालय में। डीएम कार्यालय में जाएंगे आप, वहाँ मतलब 2-3 चरण के मतलब जो ये साहब वो साहब होते हुए फिर आप जिलाधिकारी से मिलेंगे। क्योंकि ये मैटर जिलाधिकारी से नीचे का कोई व्यक्ति कंसिडर करेगा नहीं, जब इतना बड़ा मैटर है वहाँ पे। तो जिलाधिकारी ने पढ़ा होगा, कंसिडर किया होगा, उसके बाद फिर अमले का इंतजाम हुआ होगा कि कौन कौन जाएगा, टेप नपती, पुलिस प्रशासन, फौज फाटा सब, और ये सब करके शाम को पहुंच भी जाते हैं। और इन सब के बीच जो ये कहा गया कि जो सामने वाला पक्ष है, दूसरा पक्ष है, मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है, तो उसको सूचना नहीं दी गई, ऐसा उनका दावा ये कहा जाता है उनकी ओर से। जब टीम सर्वे के लिए पहुंची उससे थोड़ी देर पहले हमको ये बताया गया कि हम सर्वे, उन्होंने दावा किया है, मेरे ख्याल उनका नाम है जफर अली, उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि 5 मिनट पहले हमको बताया। हाँ, और जबकि प्रशासन का ये कहना है कि हमने उनको फॉर्मली विधिवत सूचित किया था, ऐसा उनका कहना है। विधिवत सूचित किया था, कब किया था ये नहीं उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जैसे रिपोर्ट में अगले सर्वे के बारे में नहीं था, लेकिन एडवोकेट कमिश्नर ने पहले दिन ये कहा था कि वो व्यवधान पड़ा उसके अंदर। उन्होंने जो जिलाधिकारी को बताया कि इस स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचे, वहां पे 100-200 लोग पहुंचे और सर्वे में पड़ा व्यवधान, इसलिए एक और फिर 23 तारीख आती है। 23 तारीख को मतलब ये कह रहे हैं 23 नवंबर की शाम को 6 बजे एक बार उनको वर्बल बताते हैं, 9 बजे नोटिस देते हैं। तो मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि भाई हमारे पास रिएक्ट करने के लिए कोई अदालत तो खुली नहीं है वहाँ उस रोज, शाम को भी नहीं है, और सर्वे का टाइम है अगले सुबह, तो ये सुबह पहुंचते हैं और फिर ये सारा बवाल खड़ा हो जाता है। ये जो दावा किया जा रहा है वो यही है कि सुबह जब टीम पहुंची वहाँ पर सर्वे वगैरह शुरू हुआ तो अफवाह यही फैली कि मस्जिद में खुदाई हो गई। हाँ, मस्जिद में खुदाई शुरू हुई, जिसके बाद हिंसा भड़कती है और पत्थरबाजी और हिंसा, वो सारी चीजें हम देखते हैं, गोलियां चलती हैं। एक जो एडवोकेट कमिश्नर है ना, इनका नाम है रमेश राघव ने जो दीप्तिमान तिवारी से कहा है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, वो कुछ एक हिंट देता है। उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजी में छपा हुआ कि इन अ सिविल प्रोसीजर अनलेस अ कैवेट इज फाइल्ड द ऑपोजिट पार्टी इज नॉट नोटिफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी अगर एक सिविल केस है, दीवानी का मामला है, तो जब तक कि उन्होंने हस्तक्षेप याचिका पहले से लगा नहीं रखी है तो तब तक के केस दर्ज करते हुए उनको नोटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने तारीख नहीं दी थी सर्वे की, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे था। तो इससे एक पता चलता है, और वो सरप्राइज एलिमेंट की बात को भी स्वीकार कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि वो चाहते थे कि कुछ हटाया ना जाए या कुछ वहाँ पे बदला ना दिया जाए। एक चीज़ और उसके अंदर ये बताई गई है, इसी रिपोर्ट को हम एक और बार कोट करना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि 1878 में एक छेदा सिंह कोई थे, उन्होंने ऐसा ही एक मामला दायर किया था, वो भी शायद सिविल सूट ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा जानकारी तो इसमें भी नहीं है, कि वहाँ जो मुरादाबाद की अदालत में दर्ज किया गया था इसी स्ट्रक्चर को लेकर के, इसी मस्जिद को लेकर के, लेकिन वो केस डिसमिस कर दिया गया था। और उसके बाद से मतलब अगली जो बड़ी इम्पोर्टेंट तारीख वो 1976 में आती है, जब एक मौलाना का कत्ल होता है और जो दोषी व्यक्ति पाया गया उसके लिए वो एक हिंदू था। उसके बाद फिर संभल में दंगा हुआ, 1 महीना तक माहौल ख़राब रहा, कर्फ्यू रहा, और उसके बाद से फिर वो पिकेट आया जो मस्जिद के बाहर है, तो पुलिस की पूरे समय वहाँ तैनाती वगैरह रहती है। बिल्कुल। और जो आज जैसे रमेश राघव, आज की 29 नवंबर है, वही तारीख है जो उनको जमा करना था, तो आज एक सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई, एक संभल की भी ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। तो संभल के ट्रायल कोर्ट में आज रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो रमेश राघव ने कहा चूंकि हिंसा हो गई और बहुत सारी चीजें हो गई, तो इस वजह से जो पूरा एनालाइज करना था रिपोर्ट को, वो नहीं हो पाया है। अभी फोटो को, वीडियो को जो भी है, तो उसको एनालाइज करना है, उसमें समय लगेगा, तो 10 दिन का और समय लिया है उन्होंने, मिल गया उनको। हाँ, तो 10 दिन बाद अब चुके होगी। और ये भी है कि सीलबंद जो लिफाफे में वो जाएगा, तो अभी रिपोर्ट पब्लिक भी नहीं होगी। मस्जिद जो कमेटी थी इसकी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल कोर्ट है, उसमें ये मांग थी कि ये रिपोर्ट पब्लिक न की जाए, इस रिपोर्ट पर रोक लगे, लेकिन उस पर रोक नहीं लगी है। और ये है कि वो अभी अब जो कुछ भी होगा वो 10 दिन बाद ये लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और फिर वो खोला जाएगा तब जब
हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा हाईकोर्ट हाँ मतलब क्योंकि एक वो सुनवाई ऑप्शन करेगी। दिया गया है कि इंतजामिया कमेटी के लोग हाईकोर्ट जाएं और हाईकोर्ट से कहा गया कि आप 3 दिन में कंसिडर कर लीजिए उनके पिटीशन को, सुनवाई उसकी चालू कर दीजिए, हाँ, फिर कुछ समय लगेगा उनको उसमें फैसला लेने के लिए, उसके बाद फिर वो शायद इंस्ट्रक्शन देंगे नीचे संभल की अदालत को। तो ये संभल के अब तक के अपडेट्स थे। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, हम और अपडेट्स लेकर भी आपके सामने आएंगे। हमारी एक टीम ने जा करके संभल में फील्ड रिपोर्ट की है, जा करके जो पीड़ित परिवार हैं जिनके घरों के दिए बुझे हैं उनसे बात की है, प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की है जितनी बात हो पाती है, वहाँ के अन्य लोगों से मैदान पर जाके स्थिति को समझा बूझा है। वो ग्राउंड रिपोर्ट भी जल्द ही आपके सामने आने वाली है। आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया।